हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे यूपी एनएचएम की आंसर की के बारे में। यूपी सीएचओ का जो पेपर हुआ था उसी पेपर की आज फिर हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे प्रीवियस पार्ट के अंदर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताए गए हैं जो इस पेपर में पूछे गए थे। आज हम फिर बात करेंगे 50 क्वेश्चंस की जो रिमेनिंग हमारे रह गए हैं। दोस्तों आपको कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखना है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो भी सीएचओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए। तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है। In a person with cholera, diarrhea occurs due to a toxin produced by the virus on multiplication in the small intestine. The toxin produced by Vibrio cholera is। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। एक पर्सन है जिसको कोलेरा और डायरिया जैसी कंडीशंस डेवलप हुई है। अब वो क्यों हुई है ये भी आपको बता रखा है। जो टॉक्सिन्स है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसकी वजह से? वायरस के मल्टीप्लिकेशन की वजह से। अब आपको पूछा क्या गया है वो देखिए, यहाँ पे जो पूछा गया है वो पढ़िए आप। द टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय विब्रियो कोलेरा इज। विब्रियो कोलेरा के द्वारा जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपको बताने के कौन से वो टॉक्सिन्स हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट एंडोटॉक्सिन, नेक्स्ट एंटेरोटॉक्सिन, नेक्स्ट हिपेटोटॉक्सिन, नेक्स्ट नॉन ऑफ द अबव। आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है? ऑप्शन बी एंटेरोटॉक्सिन। जो विब्रियो कोलेरा है उसके द्वारा जो प्रोड्यूस होने वाले टॉक्सिन्स है वो कौन से हैं? एंटेरोटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कैंसर अराइजिंग फ्रॉम मेसोडर्मल सेल्स कंस्टिट्यूटिंग द वेरियस कनेक्टिंग टिश्यूज इज कॉल्ड। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा गया। यहाँ पे कैंसर का क्वेश्चन पूछा गया। आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो कैंसर है जो मेसोडर्मल सेल्स के अंदर बनी है वो अगर अलग अलग कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर बन जाती है तो उसे क्या कहते हैं। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। फर्स्ट कार्सिनोमा, नेक्स्ट सार्कोमा, नेक्स्ट लिम्फोमाज, नेक्स्ट है ल्यूकेमियाज। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है? ऑप्शन बी सार्कोमाज। अगर कनेक्टिव टिश्यूज़ में जो कैंसरियस सेल है अगर वो बढ़ती जा रही है यानी कि उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो वो क्या कहलाती है? सार्कोमा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और सीएनसीआई में ऑलमोस्ट कैंसर के क्वेश्चंस पूछे गए थे तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्कोमा की डेफिनेशन आपको पूछी गई थी और वहाँ पे पूछा गया था कि सार्कोमा का मतलब क्या होता है। तो आपको वहाँ पर भी क्या बताना था? एबनॉर्मल सेल ग्रोथ ऑफ इन कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज अबाउ नॉर्मल बट बिलो दोज डायग्नोस्टिक डायबिटीज़ अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको दी गई है कि किसकी डेफिनेशन है ये आपको बतानी है। आपको क्या बताया गया है? ब्लड ग्लूकोज जो वैल्यू है वो अबव है किससे? नॉर्मल से। बट लेकिन बिलो दोज डायग्नोस्टिक डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ डायग्नोस करते हैं लेकिन उससे क्या है? कम है। आगे आपको क्या पूछा है? अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये कब अकर हो रही है? प्रेगनेंसी के दौरान। इसे क्या कहेंगे या इसे क्या कहा जाता है ये आपको पूछा गया है। देखिए यहाँ पे टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस, नेक्स्ट है टाइप सेकंड डायबिटीज़ मेलाइटस, नेक्स्ट गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़, नेक्स्ट इंसुलिन रेसिस्टेंस सिंड्रोम। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है? ऑप्शन सी गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज़ होती है वो क्या कहलाती है? गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। लेकिन ये वैल्यू आप ध्यान रखना जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बताई गई है। वैल्यू का मतलब जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो अबव रहता है, नॉर्मल से तो अबव रहेगा, लेकिन जो डायग्नोस्टिक डायबिटीज़ होती है उससे क्या रहेगा? बिलो। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ के अंदर ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन ए पेशेंट विथ पर्नीशियस एनीमिया द प्राइमरी पर्पज ऑफ सीलिंग टेस्ट इज टू डिटरमाइन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 5 स्टार लगा लीजिए या 4 स्टार जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए। मैं तो कहता हूँ आप याद कर लीजिए। आपको ना तो कोई स्टार लगाना है ना कुछ और, आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है। सीलिंग टेस्ट के बारे में आपने पहले कभी सुना होगा, अगर सुना है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी पता होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक पेशेंट है किसका? पर्नीशियस एनीमिया का, उसमें सीलिंग टेस्ट कर रहे हैं तो इसका प्राइमरी पर्पज़ क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सीलिंग टेस्ट कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? पर्नीशियस एनीमिया ऑलरेडी पेशेंट को हो रखा है तो सीलिंग टेस्ट क्यों कर रहे हो फिर, है ना? ये आपको पता होना चाहिए तभी तो आप आंसर कर पाओगे। ऑप्शन में आपको दिए गए हैं।
फर्स्ट इनटेक ऑफ विटामिन B12 है, नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 है, नेक्स्ट एक्सक्रीशन ऑफ विटामिन B12 है, नेक्स्ट नॉन ऑफ दी अबव। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 है। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को डायग्नोस करने के लिए या असेस करने के लिए सीलिंग टेस्ट किया जाता है। डायग्नोस तो नहीं कर सकते लेकिन असेस करने के लिए सीलिंग टेस्ट क्यों किया जाता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को असेस करने के लिए कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये असेस करने के लिए सीलिंग टेस्ट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, फ्यूचर में कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए टाइप ऑफ फ्रैक्चर in which one fragment of the bone goes into another is called। देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको पूछी गई है फ्रैक्चर की। यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो एम्स ESIC DSSB में भी देखने को मिल सकते हैं, तो आपको कंप्लीट क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लेने हैं। देखिए इस आपको उस टाइप का फ्रैक्चर बताना है, यानी कि फ्रैक्चर का वो कौन सा टाइप है जिसके अंदर वन फ्रेगमेंट ऑफ द बोन गोज टू अनोदर, यानी कि एक बोन पे जो फ्रेगमेंट है वहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उसकी वजह से दूसरी जगह भी हो रहा है, उस टाइप के फ्रैक्चर को क्या कहा जाता है। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हिंदी भी दे रखी है, तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है स्पाइरल फ्रैक्चर, नेक्स्ट है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, नेक्स्ट है ऑब्लिक फ्रैक्चर, नेक्स्ट है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। एक प्रकार का फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का एक टुकड़ा दूसरे में चला जाता है वो क्या कहलाता है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फ्रैक्चर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर, तो ये आपको कंप्लीट पेपर याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइन एंड सिम्टम ऑफ अस्थमा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जो अस्थमा है उसके सारी के सारी क्या है, साइन एंड सिम्टम है, एक को छोड़कर एक्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्वेश्चन जब भी आपके सामने हो आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आप क्या करते हो, साइन एंड सिम्टम ऑफ अस्थमा इतना पढ़ते हो आगे भूल जाते हो कि क्या ये मतलब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये तो आप पढ़ते नहीं हो। और यहाँ पे देख ले साइन एंड सिम्टम ऑफ अस्थमा, चलिए आ जाइए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ करके आ गए, अरे यार विजिंग साउंड कर देते हैं अस्थमा में होता है, चलो कर देते हैं, चलो हो गया, ये फिर आपका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आगे क्या पूछा जा रहा है, ये तो आपको पता चल गया कि साइन सिम्टम ऑफ अस्थमा के आपको पूछे गए, लेकिन आगे क्या पूछा जा रहा है, आगे क्या पूछ रहे हैं आपको, एक्सेप्ट, एक को छोड़कर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में फर्स्ट है SOB शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नेक्स्ट फीवर, नेक्स्ट विजिंग, नेक्स्ट चेस्ट पेन। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड फीवर। बुखार अस्थमा में नहीं होती है, बाकी जो 3 कंडीशंस है ये साइन सिम्टम अस्थमा में देखने को मिलते हैं। सांस लेने में कठिनाई होगी, घबराहट होगी, गड़गड़ाहट होगी, यानी कि जो विजिंग साउंड है वो सुनाई देगी, और साथ में चेस्ट पेन, छाती में दर्द भी होगा। तो ये क्या है, साइन एंड सिम्टम है, ये क्या है, साइन सिम्टम नहीं है, बुखार नहीं है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज इज। यहाँ पे देखिए आपको पूछा गया है कि साइन एंड सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज इज, जो पार्किंसन डिजीज होती है उसके साइन सिम्टम आपको बताने हैं। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है ट्रिमर्स, नेक्स्ट है इम्पेयर्ड पोस्चर एंड बैलेंस, नेक्स्ट है स्पीच चेंज, नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपको पहले क्या कहा था, कुछ क्वेश्चंस में आपने ऑल ऑफ द अबव पढ़ा होगा प्रीवियस पार्ट के अंदर, लेकिन वहाँ पे आंसर नहीं था, ऑल ऑफ द अबव आपको करना नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन में आपको और जो ऑप्शंस दिए गए थे उनमें आंसर था, ऑल ऑफ द अबव पे नहीं करना था। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल सही आंसर ऑल ऑफ द अबव भी करना होता है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ट्रिमर्स, इम्पेयर्ड पोस्चर एंड बैलेंस, नेक्स्ट स्पीच चेंज, ये सभी क्या है, पार्किंसन डिजीज के साइन सिम्टम है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर caused by Escherichia coli is a type of bacteria commonly found in gastrointestinal tract is called। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, Escherichia coli की वजह से। अब आपको एग्जामिनर ये भी बोल रहा है कि ये जो बैक्टीरिया का टाइप है ये कॉमनली कहाँ पे मिलता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, यानी कि जो ई कोलाई है वो GI ट्रैक्ट के अंदर पाया जाता है। ये क्या कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन कर रहा है, इसे क्या कहते हैं, ये आपको सीधा सीधा पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल सीधा सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है पाइलोनेफ्राइटिस, नेक्स्ट है सिस्टाइटिस, नेक्स्ट है यूरिथ्राइटिस, नेक्स्ट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है,
ऑप्शन बी सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस का मतलब है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होना, इन्फेक्शन होना। यहाँ पे यूरिथ्राइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन इन द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के अंदर अगर इन्फ्लामेशन होता तो फिर आपको आंसर क्या करना होता, यूरिथ्राइटिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मोस्ट इसेंशियल फैटी एसिड दैट सर्व्स एज ए basis for production of other fatty acids is। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, द मोस्ट इसेंशियल फैटी एसिड दैट सर्व्स एज ए बेसिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर फैटी एसिड्स, यानी कि सबसे आवश्यक फैटी एसिड जो अन्य फैटी एसिड के उत्पादन के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है, वह कौन सा एसिड है, ये आपको सीधा सीधा पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है लिनेलोइक एसिड, नेक्स्ट है ट्रांसफैटी एसिड, नेक्स्ट है ब्यूटायरिक एसिड, नेक्स्ट है कैप्रोइक एसिड। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन ए लिनेलोइक एसिड। जो लिनेलोइक एसिड है वो होता है जो एक रूप से आधार के रूप में कार्य करता है, यानी फैटी एसिड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन डी इज लार्जली स्टोर्ड इन द बॉडी। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विटामिन डी है वो सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर कहाँ पर स्टोर होता है, ये आपको पूछा गया। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट मसल्स, नेक्स्ट फैटी टिश्यू, नेक्स्ट स्किन, नेक्स्ट गॉल ब्लैडर। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन बी फैटी टिश्यू। फैटी टिश्यू, विटामिन डी आप स्किन के थ्रू लेते हैं लेकिन स्टोर नहीं होता है, स्टोर कहाँ पे होता है, फैटी टिश्यू के अंदर। तो ये आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर ऑल एक्सेप्ट। देखिए जो फैटी सोल्यूबल या फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स है वो सभी के सभी है, एक को छोड़कर। तो आपने पढ़ा होगा ADEK, क्या ADEK। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस तो दिए गए हैं, एक जो है वो वाटर सोल्यूबल का ऑप्शन आपको दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में फर्स्ट है ए, नेक्स्ट यहाँ पे विटामिन ए, नेक्स्ट विटामिन सी, नेक्स्ट विटामिन ई, नेक्स्ट विटामिन के। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, आपको ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। विटामिन सी यहाँ पे ई है, विटामिन सी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। ये क्या है, वाटर सोल्यूबल। बी एंड सी क्या है, वाटर सोल्यूबल। बाकी ये क्या है, फेट सोल्यूबल, ADEK। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द क्लिनिकल साइन ऑफ राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से कौन सा क्लिनिकल साइन पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, नेक्स्ट किरेटाइटिस, नेक्स्ट पेलेग्रा, नेक्स्ट रिकेट्स। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। दोस्तों आपको बताना है, कमेंट करके बताना है पेलेग्रा कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, मैंने आपको बता रखा है। रिकेट्स किसकी वजह से होता है, कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, आप कमेंट करके दोनों का आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। विटामिन सी का सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा वो स्रोत है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है लेमन, नेक्स्ट है ऑरेंज, नेक्स्ट आंवला, नेक्स्ट है टोमेटो। यहाँ पे जो सारे ऑप्शंस दिए गए इनमें सभी में विटामिन सी पाया जाता है, पहली बात तो ये। लेकिन आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है रिचेस्ट सोर्स, सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है विटामिन सी। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सी आंवला। आंवला जो आंवला होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थायमिन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन। थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से क्या पेशेंट के अंदर हो सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ आपको घुमा के पूछा गया है, मतलब ऑप्शंस आपको जो दिए गए हैं वो सिर्फ आपको घुमा के दिए गए हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए थायमिन, विटामिन B1, क्या बोलते हैं थायमिन को, विटामिन B1। अगर विटामिन B1 की कमी हो जाती है किसी पर्सन के अंदर तो क्या उसमें डेवलप हो सकती है, यानी कौन सी कंडीशन है जो डेवलप हो सकती है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है कार्डियक बेरीबेरी, नेक्स्ट इन्फेंटाइल बेरीबेरी, नेक्स्ट पेरिफेरल न्यूराइटिस, नेक्स्ट नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर तो वही करना है जो सही है, बाकी यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए बेरीबेरी बेरीबेरी, आपको ये पता चल गया डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते ही कि थायमिन की वजह से, यानी विटामिन B1 की वजह से क्या होता है, बेरीबेरी होता है। लेकिन यहाँ पे एक कार्डियक, एक इन्फेंटाइल, जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो सही करके आएंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो इन्फेंटाइल भी करके आ जाएंगे, उनका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है थायमिन यानी कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से कार्डियक बेरीबेरी होता है। क्या होता है, कार्डियक
बेरी बेरी। दोस्तों आपने पढ़ा होगा वेट बेरी बेरी एंड ड्राई बेरी बेरी, मैंने अच्छे से बता रखा है प्रीवियस कुछ पार्ट्स के अंदर, 2-3 बार बताया, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a thorough investigation made to evaluate the overall nursing care received by a patient is called। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। ए थ्रू इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आप इन्वेस्टिगेशन से आप क्या कर रहे हैं, इवेल्युएशन कर रहे हैं, नर्सिंग केयर पेशेंट ने कितने क्या रिसीव किए, ये सब कुछ आप किससे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं मतलब ओवरऑल जो भी नर्सिंग केयर आपने रिसीव पेशेंट ने रिसीव किया वो सारी की सारी आप इवेल्युएट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन से। ओके, तो उसे क्या कहते हैं ये आपको पूछा गया है। फर्स्ट है नर्सिंग प्रोसेस, नेक्स्ट है नर्सिंग ऑडिट, नेक्स्ट है मेडिकल ऑडिट, नेक्स्ट है नर्सिंग असेसमेंट। दोस्तों यहाँ पे सीधा सिंपल आपको जवाब देना है ऑप्शन बी नर्सिंग ऑडिट। और ये जो डेफिनेशन आपको दी गई है, ये नर्सिंग ऑडिट की ही डेफिनेशन आपको दी गई है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आंसर में नर्सिंग ऑडिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशेंट फॉल ड्यू टू इम्प्रॉपर एप्लीकेंस ऑफ ए रिस्टेंट इन द आईसीयू इज एन एक्ट ऑफ। देखिए पेशेंट गिर गया है किसकी वजह से, इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ रिस्टेंट्स की वजह से। जो रिस्टेंट्स पेशेंट के लगाए गए थे उनका इम्प्रॉपर एप्लीकेशन होने की वजह से आईसीयू में पेशेंट था जो गिर गया है, तो इसे क्या कहते हैं ये आपको पूछा गया है। फर्स्ट है असोल्ट, नेक्स्ट बैटरी, नेक्स्ट नेग्लिजेंस, नेक्स्ट फ्रॉड। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सी नेग्लिजेंसी। ये क्या है, उस नर्स की लापरवाही है जिसकी वजह से पेशेंट गिर गया है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या करना है, नेग्लिजेंसी, लापरवाही आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाइल रिससिटेटिंग ए प्रीटर्म बेबी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुड बी स्टार्टेड विथ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी जो कोरोना चल रहा है उसकी वजह से ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वेंटिलेशन वाले। देखिए वाइल रिससिटेटिंग ए प्रीटर्म बेबी, जब प्रीटर्म बेबी को रिससिटेट किया जा रहा है उस टाइम देखिए पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुड बी स्टार्टेड विथ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ। जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन उस प्रीटर्म बेबी पे स्टार्ट किया जा रहा है तो उस टाइम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी रखी जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये एम्स में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है 21%, नेक्स्ट 40%, नेक्स्ट 75%, नेक्स्ट 80%। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट 21%। ध्यान रखिएगा, जब भी प्रीटर्म बेबी को रिससिटेट किया जाता है उस टाइम जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन स्टार्ट किया जाता है तो उस दौरान ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 21% रखी जाती है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल नर्सेज डे इज ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड ऑन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये एम्स में भी पूछा जा चुका है 3 से 4 बार। देखिए जो इंटरनेशनल नर्सेज डे है वो कब मनाया जाता है, सीधा सीधा ये आपको पूछा गया है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है 12 मई, नेक्स्ट 16 मई, नेक्स्ट 18 मई, नेक्स्ट 20 मई। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए 12 मई, 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे पूरे विश्व भर के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट सेंट्रल and accessible artery to check pulse in children over an 1 year of age is। देखिए 1 साल के बच्चे के अंदर जब आप पल्स चेक करते हैं तो आपको लोकेशन बताइए, वो पल्स आपको बतानी है जो आप फील कर रहे हैं, लेकिन आपको लोकेशन बता रखी है, कौन सी लोकेशन है वो आपको बतानी है। देखिए द मोस्ट सेंट्रल एंड accessible आर्टरी, जो बच्चों के अंदर आप पल्स चेक करते हैं उसके लिए सेंट्रल वो कौन सी पल्स है, सेंट्रली आप जो फील करते हैं और असेस करते हैं, जो असेसिबल आर्टरी से आप पल्स चेक करते हैं वो कौन सी पल्स होती है, यानी कहाँ से वो पल्स आप सुन पाते हैं, कहाँ से वो पल्स आप असेस कर पाते हैं, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है ब्रेकियल, नेक्स्ट कैरोटिड, नेक्स्ट डोर्सल पेडिस, नेक्स्ट पॉप्लिटियल। दोस्तों ये जो आपको करेक्ट आंसर करना है यहाँ पे आपको करना है ऑप्शन बी कैरोटिड। जो कैरोटिड पल्स है वो क्या है, सेंट्रल है एंड असेसिबल है। ये मोस्ट सेंट्रल और असेसिबल आर्टरी होती है जो बच्चों के अंदर, जो 1 साल के बच्चे होते हैं उनमें पल्स चेक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पेशेंट इज डायग्नोस्ड टू हैव
इंसोम्निया, द टर्म इंसोम्निया मीन्स, ये देखिए बिल्कुल सीधा सिंपल आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पेशेंट है जो डायग्नोस हुआ है किससे, इंसोम्निया से। अब आपको ये पूछा है कि इंसोम्निया का मतलब क्या होता है, ये बता दीजिए। ऑप्शन में आपको दिया गया फर्स्ट है इनेबिलिटी टू थिंक, नेक्स्ट इनेबिलिटी टू मूव, नेक्स्ट इनेबिलिटी टू ईट, नेक्स्ट इनेबिलिटी टू स्लीप। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी, इनेबिलिटी टू स्लीप। इंसोम्निया का मतलब होता है सोने में असमर्थता, यानी कि इनेबिलिटी टू स्लीप, पेशेंट सो नहीं पाएगा, मतलब इंसोम्निया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आइडियल पोजिशन टू प्रोवाइड माउथ केयर ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं तो कहता हूँ स्टार लगाने से बेस्ट है, आप इसे याद कर लीजिए। अनकॉन्शियस पेशेंट, इस क्वेश्चन को करीबन 5 से 7 बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। अभी CNCI के एग्ज़ाम में पूछा गया था, CHO में ये पूछा जा चुका है, एम्स में भी 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, और भी RRB जैसी एग्ज़ाम्स में भी ये पूछा गया है, ESIC में भी पूछा गया है, मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको याद कर लेना है। अनकॉन्शियस पेशेंट अगर आपके पास में आता है और उसकी आपको क्या करनी है, माउथ केयर करनी है, तो आप कौन सी पोजीशन दोगे, अगर आपको पता होगा तो ही आप उसे पोजीशन दे पाओगे, अदरवाइज आप रॉन्ग पोजीशन देके उसकी माउथ केयर आप कर दोगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए अनकॉन्शियस पेशेंट आपके पास आया और आप माउथ केयर कर रहे हैं, तो कौन सी पोजीशन आप उस पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट फॉलोअर पोजीशन, नेक्स्ट लेटरल पोजीशन, नेक्स्ट सुपाइन पोजीशन, नेक्स्ट नी चेस्ट पोजीशन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, लेटरल पोजीशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, या फिर आप बोल सकते हैं साइड लाइंग पोजीशन। कौन सी, साइड लाइंग पोजीशन, ध्यान रखिएगा, साइड लाइंग पोजीशन भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, लेटरल पोजीशन भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, दोनों ही आपको ध्यान में रखना है, साइड लाइंग पोजीशन या फिर लेटरल पोजीशन, जो अनकॉन्शियस पेशेंट में ओरल केयर के दौरान, माउथ केयर के दौरान दी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट प्रीफर्ड साइट, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, द मोस्ट प्रीफर्ड साइट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर, 1 साल से कम के जो भी बच्चे होते हैं उनको जब IM इंजेक्शन दिया जाता है तो कौन सी मोस्टली साइट जो है चूज़ की जाती है, या कौन सी साइट जो है प्रीफर की जाती है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है डोर्सोग्लूटियल साइट, नेक्स्ट वेस्टस लैटरलिस साइट, नेक्स्ट वेंटेरोग्लूटियल साइट, नेक्स्ट डेल्टोइड साइट। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, वेस्टस लैटरलिस साइट, वेस्टस लैटरलिस साइट। 1 साल से कम के बच्चों में अगर आप IM इंजेक्शन लगा रहे हैं तो जो मोस्ट प्रीफर्ड साइट होगी, जिस साइट से आप दोगे वो कौन सी साइट होगी, वेस्टस लैटरलिस साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एन इंडिविजुअल ब्लड प्रेशर आर ऑल एक्सेप्ट, कौन से वो मेजर फैक्टर्स है जो ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, चेंज करते रहते हैं या प्रभावित करते हैं, सभी है एक को छोड़कर, एक्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट स्ट्रोक वॉल्यूम, नेक्स्ट विनस रिटर्न, नेक्स्ट हार्ट रेट, नेक्स्ट नॉर्मल बॉडी वेट। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी, नॉर्मल बॉडी वेट, जो किसी भी पर्सन में ब्लड प्रेशर को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, इन्हें प्रभावित नहीं करता है। बाकी स्ट्रोक वॉल्यूम ये BP को ऊपर नीचे कर सकता है, विनस रिटर्न भी कर सकता है, और जो हार्ट रेट है वो भी कर सकता है। तो ब्लड प्रेशर को ये तीनों फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल बॉडी वेट कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ड्रग एडमिनिस्ट्रेड टू प्रमोट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आर, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए कौन सी ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट ऑक्सीटोसिन, नेक्स्ट अर्गोमेट्रिन, नेक्स्ट मिजोप्रोस्टोल, नेक्स्ट है डूडिलान। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है, ये डिलीवरी के दौरान दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेडिकेशन अप्रोप्रिएट टू ट्रीट एन एक्यूट एंजाइनल अटैक इज, देखिए पेशेंट को क्या हुआ, एक्यूट एंजाइनल अटैक, जिसे आप बोलते हैं हार्ट अटैक, यानी कि पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है तो उसको मतलब वो समझ रहा है कि यहाँ पे अपने को हार्ट अटैक हो सकता है। ये क्या है, साइन सिम्टम की बात कर रहा हूँ मैं, जो चेस्ट पेन है ये मेन साइन सिम्टम होता है। यहाँ पे देखिए मेडिकेशन, कौन सी मेडिकेशन एक्यूट एंजाइनल अटैक में दी जाती है, यानी कि एक्यूट एंजाइनल अटैक को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिकेशन यहाँ पे आप दोगे।
ऑप्शन में देखिए फर्स्ट प्रोप्रेनोलोल, नेक्स्ट है नाडोलोल, नेक्स्ट है अटेनोलोल, नेक्स्ट है नाइट्रोग्लिसरीन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, एनटीजी। समझ गए होंगे आप, एनटीजी। एनटीजी का मतलब है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन आप उस पेशेंट को दोगे जिससे उसको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कौन सा वो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो आयोडीन के सिंथेसिस को, यानी कि कौन सा हार्मोन है, यानी कि यहाँ पे आप पढ़िए निम्नलिखित हार्मोन में से किसके संश्लेषण के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व आयोडीन की आवश्यकता होती है। यानी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है आयोडीन, उसकी ज़रूरत होती है कौन से हार्मोन के सिंथेसिस के लिए, ये आपको सीधा सीधा पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है गोइटर क्रेटिनिज्म, नेक्स्ट थायरोक्सिन ट्रायोआयोडोथायरोनिन, नेक्स्ट टायरोसिन एंड थायरोक्सिन, नेक्स्ट ट्रिप्सिन एंड थायरोक्सिन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन बी T3 एंड T4। T3 एंड T4 दोनों के लिए किसकी ज़रूरत होती है, आयोडीन की, आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, थायरोक्सिन एंड ट्रायोआयोडोथायरोनिन। ये आपको ध्यान रखना है। जो आयोडीन माइक्रोन्यूट्रिएंट है, क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी ज़रूरत किसके कौन से हार्मोन के सिंथेसिस के लिए होती है, T3 एंड T4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग यूज्ड टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया इज। देखिए हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज ली जाती है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट एटेनोलोल, नेक्स्ट प्रेडनिसोलोन, नेक्स्ट नाइट्रोग्लिसरीन, नेक्स्ट कैल्शियम ग्लूकोनेट। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग यूज्ड टू ट्रीट, यह कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे फार्माकोलॉजी के पूछे गए हैं। ड्रग यूज्ड टू ट्रीट नोजिया एंड वॉमिटिंग आर ऑल एक्सेप्ट। देखिए एक को छोड़कर सभी ड्रग्स नोजिया वॉमिटिंग को ठीक करने के लिए यूज ली जाती है। फर्स्ट है डोपामाइन एंटागोनिस्ट, नेक्स्ट है सीरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, नेक्स्ट है कैनाबिनोइड्स, नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये हाइपरटेंशन एसटीएन यानी कि हार्ट वाले डिजीज कंडीशन में दी जाती है। ओके, बाकी ये जो 3 ड्रग्स आपको दिखाई गई तीनों ही नोजिया वॉमिटिंग को ठीक करने के लिए यूज ली जाती है। आपको पूछा एक्सेप्ट, तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल इज ऑल एक्सेप्ट। जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल होता है उसके सभी फंक्शंस होते हैं एक को छोड़कर। देखिए ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट एंश्योर प्रॉपर ट्रेनिंग इज गिवन इन द इंस्टीट्यूशन, नेक्स्ट अप्रूव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, नेक्स्ट रजिस्टर ऑल ट्रेंड नर्सेज एंड प्रोवाइड लाइसेंस टू प्रैक्टिस, नेक्स्ट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल ट्रेंड नर्सेज। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल ट्रेंड नर्सेज। सभी प्रशिक्षित नर्सों को रोजगार प्रदान करना, ये काम स्टेट नर्सिंग काउंसिल नहीं करती है, बाकी सारे काम करती है। बस वैकेंसी नहीं निकालती है, ना ही रोजगार देती है, बाकी और सारे काम कर लेती है। देखिए कौन कौन से, ये जो 3 आपको काम बताए गए हैं, ये ट्रेनिंग करवा देगी, जॉब नहीं देगी। प्रॉपर जो ट्रेनिंग है वो इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको करवा देगी लेकिन जॉब नहीं देगी। रजिस्टर जो है आपको वहाँ पे करवा देगी कि इसने जीएनएम किया है कि एमबीबीएस किया है कि बीएससी नर्सिंग किया है, ये उनका रजिस्ट्रेशन भी करवा देगी, लेकिन क्या नहीं देगी, जॉब नहीं देगी। जो भी वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको जॉब नहीं देगी, ये काम इसके नहीं होते हैं। ओके, इसलिए तो जॉब आपको नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉब ही नहीं आएगी तो मिलेगी कहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मे बी हाइपोक्सिया मे बी कॉज्ड बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। एक को छोड़कर सभी जो फैक्टर्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं सभी हाइपोक्सिया कॉज कर सकते हैं, एक को छोड़कर। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन, नेक्स्ट है ए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, नेक्स्ट ए डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू एन एरिया, नेक्स्ट इंक्रीज हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी इंक्रीज्ड हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से ये एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से हाइपोक्सिया डेवलप होता है। बाकी जो 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाए तो हाइपोक्सिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो तो भी हाइपोक्सिया हो सकता है, नेक्स्ट है ए डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू एन एरिया। अगर किसी एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी, तो उसकी वजह से भी हाइपोक्सिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए defense reaction intended to neutralize, control or eliminate of the offending
एजेंट एंड टू प्रिपेयर द साइट टू रिपेयर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आक्रामक एजेंट को बेअसर करने, नियंत्रित करने या समाप्त करने तथा ठीक करने हेतु साइट तैयार करने के उद्देश्य रक्षात्मक प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन है उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी गई है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है इन्फेक्शन, नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन, नेक्स्ट है इंड्यूरेशन, नेक्स्ट है इंसल्ट। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन बी इन्फ्लामेशन। यहाँ पे इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन दी गई है। डिफेंसिव रिएक्शन, वो डिफेंसिव रिएक्शन जो न्यूट्रलाइज करती है, कंट्रोल करती है, एलिमिनेट करती है जो भी ऑफेंडिंग एजेंट्स होते हैं उनसे, और प्रिपेयर करती है साइट टू रिपेयर इज कॉल्ड, और उस साइट को प्रिपेयर भी करती है रिपेयर करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूवमेंट ऑफ हैंड्स टुवर्ड्स मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। हाथों को शरीर के मध्य रेखा की ओर गति करवाना क्या कहलाता है। या आप जो अपने मूवमेंट से हैंड्स के वो आप मिड लाइन की तरफ कर रहे हैं, बॉडी के मिड लाइन की तरफ कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है एबडक्शन, नेक्स्ट है एडक्शन, नेक्स्ट है इन्वर्जन, नेक्स्ट है इवर्जन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, एडक्शन। क्या करेंगे आप यहाँ पे करेक्ट आंसर, एडक्शन। ऑप्शन बी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। यानी कि ये बॉडी है, ये आपके हैंड्स है, ये क्या आपके हैंड्स है, आप इनको इस तरफ ला रहे हो, यानी कि मिड लाइन जो बॉडी है उसकी तरफ ला रहे हो, तो ये क्या कहलाता है, एडक्शन। अगर आपको बोलते हैं कि मिड लाइन ऑफ बॉडी से अपने हैंड्स को आप क्या कर रहे हो, अवे, यानी दूर ले जा रहे हो, आप इनको दूर ले जा रहे हो, तो फिर आपको करेक्ट आंसर क्या करना होता है, एबडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट एड मेजर्स टू बी टेकन टू स्टॉप ब्लीडिंग ड्यू टू एपिस्टाक्सिस। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। फर्स्ट एड आप ट्रीटमेंट क्या देंगे, अगर किसी पर्सन को एपिस्टाक्सिस हुआ है तो उसमें ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है मेक द पर्सन सिट डाउन, लीन बैकवर्ड एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज। नेक्स्ट मेक द पर्सन सिट डाउन, लीन फॉरवर्ड एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज। नेक्स्ट है मेक द पर्सन लाई डाउन एंड पिंच द सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज। नेक्स्ट है मेक द पर्सन लाई डाउन, पिंच एंड टॉप पार्ट ऑफ द नोज। दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको कन्फ्यूज़न कर रहे हैं, एक तो ऑप्शन फर्स्ट, एक ऑप्शन सेकंड। सिर्फ यहाँ पे आपको जो समझना है वो सिर्फ एक ही वर्ड समझना है, बाकी तो ऑप्शन ही गलत है, लेकिन आंसर तो इनमें ही सही है, ऑप्शन ए और बी में। लेकिन आपको कन्फ्यूज़न कौन से वर्ड कर रहे हैं, एक में है लिखा है बैकवर्ड, एक में लिखा है फॉरवर्ड। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, और जो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। लीन फॉरवर्ड पोजीशन देते हैं, कभी भी बैकवर्ड पोजीशन नहीं देते हैं। अगर एपिस्टाक्सिस किसी पर्सन को होता है तो लीन फॉरवर्ड पोजीशन उसको दी जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, फ्यूचर में कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर अब गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट द फॉलोइंग आर इंडिकेशंस फॉर टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी बिफोर वायबिलिटी एक्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू जो MTP एक्ट है उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन से टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी के इंडिकेशंस है, वायबिलिटी से पहले अगर आप टर्मिनेट करवा रहे हो तो किसके लिए इंडिकेट है, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है सीवियर कार्डियक डिजीज, नेक्स्ट है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, नेक्स्ट है प्रेगनेंसी ड्यू टू रैप, नेक्स्ट है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना वो क्या करना है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। इसमें आप टर्मिनेट प्रेगनेंसी मतलब जो टर्मिनेशन है वो आप नहीं करवा सकते। बाकी अगर सीवियर कार्डियक डिजीज़ किसी महिला को है तो उसको आप टर्मिनेट करवा सकते हैं, या फिर हो सकता है कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी बच्चे के अंदर हो गई हो सकता है बच्चे के अंदर अगर कार्डियक डिफॉर्मिटी हो गई हो तो उसकी वजह से भी उसको टर्मिनेट करवा सकते हैं। क्रोमोसोमल अगर एबनॉर्मलिटी बच्चे के अंदर हुई है तो उसको टर्मिनेट करवा सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी रेप की वजह से हुई है तो उसमें भी आप मेडिकल टर्मिनेशन करवा सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट ये आप टर्मिनेशन करवा सकते हैं। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी ये आप नहीं करवा सकते अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केमिकल्स दैट रिड्यूस और इनहिबिट द ट्रांसमिशन और परसेप्शन ऑफ पेन इज। देखिए वो कौन से केमिकल्स होते हैं जो रिड्यूस करते हैं यानी कम कर देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं किसके ट्रांसमिशन को, पेन के ट्रांसमिशन को, या फिर परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है आपको जो पता चलता है पेन का, उस पेन के जो आपको पता चल रहा है उस पेन को
यानी कि उस दर्द के एहसास को कम करने वाला केमिकल कौन सा है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन, नेक्स्ट है ल्यूकोट्राइन्स, नेक्स्ट है एंडोर्फिन्स, नेक्स्ट है सेरोटोनिन्स। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है, ऑप्शन सी एंडोर्फिन्स। जो एंडोर्फिन्स जो केमिकल्स होते हैं वो आपको दर्द का महसूस नहीं करवाते हैं, यानी कि अगर एंडोर्फिन्स सिक्रेट हो रहे हैं तो आपको पेन जो हो रहा है, दर्द जो हो रहा है वो बहुत कम महसूस होगा। अगर सीवियर पेन भी हो रखा है तो आपको बहुत कम महसूस होगा। यानी कि आपको जो भी पेन का महसूस, यानी जो दर्द आपको महसूस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, एंडोर्फिन की वजह से। जो इसके जो संचरण है, जो इसके वजह से, मतलब जो पेन प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिड्यूस करने का काम कौन सा केमिकल कर रहा है, वो कर रहा है एंडोर्फिन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फैक्टर्स दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द सीरम ऑस्मोलैलिटी आर ऑल एक्सेप्ट। कौन कौन से वो फैक्टर्स है जो सीरम की ऑस्मोलैलिटी को बढ़ा देते हैं, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है डायबिटीज इंसिपिडस, नेक्स्ट है यूरेमिया, नेक्स्ट है हाइपरग्लाइसीमिया, नेक्स्ट है रेनल फेल्योर। आपको जो करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है, ऑप्शन डी रेनल फेल्योर। रेनल फेल्योर फैक्टर नहीं है जो सीरम ऑस्मोलैलिटी को इंक्रीज करता है, बाकी तीनों क्या है, सीरम ऑस्मोलैलिटी को इंक्रीज करने वाले फैक्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है उसके सभी क्या है, करेक्टरिस्टिक है, एक को छोड़कर। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है डिक्रीज स्किन ट्रिगर, नेक्स्ट है पोस्चुरल हाइपोटेंशन, नेक्स्ट है इंक्रीज टेम्परेचर, नेक्स्ट है इंक्रीज सेंट्रल विनस प्रेशर। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है, ऑप्शन डी इंक्रीज सेंट्रल विनस प्रेशर। ये इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है, किसका, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए तीनों ही फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की क्या है, करेक्टरिस्टिक है, या फिर आप बोल सकते हैं हाइपोवोलेमिया की करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंट्रावीनस थेरेपी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। जो इंट्रावीनस थेरेपी होते हैं उसके सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन से सभी, एक को छोड़कर। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है फ्लूइड ओवरलोड, नेक्स्ट है एयर एम्बोलिज्म, नेक्स्ट है इन्फेक्शन, नेक्स्ट है इन्फिल्ट्रेशन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है, ऑप्शन डी इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन को छोड़कर सभी क्या है, इंट्रावीनस थेरेपी के सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन है। फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 30-year-old मैन is brought to emergency with history of accident, which of the following sign indicates skull fracture। 30 साल का एक आदमी इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर क्या हुआ है, एडमिट हुआ है। उसकी हिस्ट्री क्या है, एक्सीडेंट की, यानी एक्सीडेंट होने के बाद में वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर है, इमरजेंसी के अंदर वो शिफ्ट हुआ है। आगे आपको पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट स्कल फ्रैक्चर। निम्नलिखित में से वो कौन सा साइन है जो आपको इंडिकेट करेगा कि इस पेशेंट में स्कल फ्रैक्चर हुआ है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है फ्लूइड ड्रेनेज फ्रॉम ईयर और नोज, पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस, नेक्स्ट ब्लड फ्रॉम नोज, ब्लड एंड फोरहेड, नेक्स्ट बैटल साइन एंड कर्निंग साइन, नेक्स्ट नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एम्स में भी पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, फ्लूइड ड्रेनिंग फ्रॉम ईयर और नोज, पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस। ऑप्शन ए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है। कान और नाक दोनों से फ्लूइड का ड्रेनेज होगा, साथ में पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस भी देखने को मिलेगा। ये क्या करेक्टरिस्टिक है, किसका, स्कल फ्रैक्चर का, या फिर आप बोल सकते हैं कि स्कल फ्रैक्चर जब भी किसी पर्सन में होता है तो ये जो साइन है वो इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन in which the fetal buttocks presents at the pelvic inlet and the denominator is sacrum is called as। आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा गया है, उस प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं जिसके अंदर जो फिटल बटक्स है वो प्रेजेंट है पेल्विक इनलेट के अंदर, साथ में जो डिनोमिनेटर वो क्या है, सेक्रम है, तो वो प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, ये आपको पूछा गया। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट ब्रिज प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट नी प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट फुट लिक प्रेजेंटेशन। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है, ऑप्शन बी ब्रिज प्रेजेंटेशन। अगर बटक्स पेल्विक इनलेट के अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाता है, ब्रिज प्रेजेंटेशन। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, सेक्रम है, तो भी क्या कहलाएगा, ब्रिज प्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is the most important nursing action that has to done for a patient who has undergone cardiac catheterization। यानी कि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से वो कौन सा
इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन होगा। अगर आपके पास में कोई पेशेंट है कौन सा जिसको कार्डियक कैथेटराइजेशन हो रखा है, तो वहाँ पे आप कौन सी नर्सिंग एक्टिविटी करेंगे, या फिर क्या उस पेशेंट के अंदर ऑब्जर्व करेंगे या क्या असेस आप करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में फर्स्ट है चेक फॉर पल्स डेफिसिट, नेक्स्ट है एलिवेट द हेड एंड ऑफ बेड, नेक्स्ट है असेस द कैथेटराइजेशन साइट फॉर ब्लीडिंग, नेक्स्ट प्रोवाइड ए बेड क्रेडल्स। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सी, असेस द कैथेटराइजेशन साइट फॉर ब्लीडिंग। जहाँ से आपने कैथेटराइजेशन किया है उस साइट को आपको असेस करना है कि यहाँ पे ब्लीडिंग तो हो रही, जो ब्लीडिंग है वो तो नहीं हो रही है ना, ये आपको असेस करते रहना है, ये आपको काम वहाँ पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देन ए नर्स इज असाइंड टू टेक ऑफ ए पेशेंट विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एक पेशेंट है जो आपके पास है जिसको हो रखा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जो आपकी हेल्प करेंगे एम्स के एग्ज़ाम में, डीएसएसबी के एग्ज़ाम में, ईएसआईसी की एग्ज़ाम में। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए। देखिए पेशेंट कौन सा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। आगे क्या पूछा है, द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर द पेशेंट वुड बी। आपको यहाँ पे प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस पूछा है, कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस आप यहाँ पे बताएंगे। तो ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, नेक्स्ट अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, नेक्स्ट है डेफिशिएंट नॉलेज, नेक्स्ट है इम्पेयर्ड मोबिलिटी। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन ए, इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन। अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस किसी पर्सन को होता है तो उसमें जो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस होगा वो क्या होगा, इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडिकेशन फॉर ए न्यू बॉर्न टू बी गिवन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन सून आफ्टर बर्थ इज व्हेन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, वेंटिलेशन का एक क्वेश्चन है, इसको तो आप याद जरूर कर लेना। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन यानी कि पॉजिटिव प्रेशर जो वेंटिलेशन है वो दिए जाने के संकेत है जब, यानी कि उसकी ऐसी कौन सी वो आप मतलब असेसमेंट करेंगे उस बच्चे का जिसको आप क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे रहे हैं। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट, नेक्स्ट है साइनोसिस बेबी, नेक्स्ट है SpO2 बिलो 95%, नेक्स्ट बेबी इज नॉट क्राइंग एट बर्थ। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट। अगर हार्ट रेट लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन उस बच्चे को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देना है। तो ये आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए रेस्टोरेंट ए पर्सन सडनली कोलैप्स चॉकिंग वाइल ईटिंग फूड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक रेस्टोरेंट के अंदर पेशेंट है यानी पर्सन है जो वहाँ पे खाना खाने गया है रेस्टोरेंट के अंदर, हो सकता है वो पिज़्ज़ा खा रहा है या फिर कुल्फ़ी खा रहा है, कुछ भी खा रहा है जो उसकी इच्छा है ना। तो पेशेंट रेस्टोरेंट के अंदर है, उसने वहाँ पे खाना खाया, खाना खाते समय सडनली कोलैप्स हो गए और चॉकिंग जैसी कंडीशन उसके अंदर डेवलप हो गई। अब आगे आपको क्या पूछा है, द आइडियल मेथड टू क्लियर द एयरवे इज़ टू यूज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। उस पेशेंट का जो एयरवे है उसको क्लियर करना है यानी कि साफ करना है, जो एयरवे ब्लॉक हो गया है उसको अब उस ब्लॉकेज को हटाना है, तो आप कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है जो थ्रस्ट मैन्यूअर, नेक्स्ट है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूअर, नेक्स्ट है हैमिल्ची मैन्यूअर, नेक्स्ट वॉल्सल्वा मैन्यूअर। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सी, हैमिल्ची मैन्यूअर। दोस्तों आपने पीडियाट्रिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि चॉकिंग अगर किसी बच्चे को होती है तो उसमें क्या करते हैं, हैमिल्ची मैन्यूअर देते हैं। ये आपने पीडियाट्रिक के अलावा आपने एमएसएन में भी पढ़ा होगा, वहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अगर चोकिंग एडल्ट वन हो, चाहे फिर वो बच्चा हो, चाहे फिर वो इन्फेंट हो, अगर हो जाती है तो उसमें कौन सा मैन्यूअर यूज करते हैं, तो आपको आंसर क्या करना है, हैमिल्ची मैन्यूअर। इनसे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे। जो प्रेजेंटेशन आपको मैंने अभी बताए हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन, वो भी आपको इमेज बेस्ड के अंदर भी बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन आर्टेरियल प्रेशर MAP को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे आपको पूछा गया है। फर्स्ट डायस्टोलिक BP प्लस सिस्टोलिक BP बाई 3, नेक्स्ट डायस्टोलिक BP प्लस 2 सिस्टोलिक BP बाई 4, नेक्स्ट है सिस्टोलिक BP प्लस डायस्टोलिक BP बाई 2, नेक्स्ट सिस्टोलिक BP
2 डायस्टोलिक BP/3। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी, सिस्टोलिक BP प्लस 2 डायस्टोलिक BP/3। ये फॉर्मूला किसका होता है, MAP का, मीन एट्रियल प्रेशर निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन कंपनसेटरी स्टेज ऑफ शॉक, इन कंपनसेटरी स्टेज ऑफ शॉक द पेशेंट ब्लड प्रेशर रिमेन्स विद इन नॉर्मल लिमिट। यानी कि एक पेशेंट आया है, कौन सा, शॉक का पेशेंट आपके पास है, कंपनसेटरी स्टेज के अंदर ही है अभी वो पेशेंट, ब्लड प्रेशर जो है वो रिमेन विद इन नॉर्मल लिमिट, जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो अभी भी नॉर्मल लिमिट के अंदर है। द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू मेंटेन एडिक्वेट कार्डिक आउटपुट आर। अब आपको ये पूछा है कि वो कौन से फैक्टर्स है जो कार्डिक आउटपुट के एडिक्वेट आउटपुट, जो कार्डिक आउटपुट होता है उसको एडिक्वेट मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, नेक्स्ट है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, नेक्स्ट है इंक्रीज हार्ट रेट, नेक्स्ट है इंक्रीज मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी, इंक्रीज मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। अगर मूवमेंट्स जो है एक्सट्रीमिटीज़ का ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से जो कार्डिक आउटपुट है वो क्या रहेगा, एडिक्वेट रहेगा, मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रोल ऑफ ए नर्स इन ट्रीटिंग ए पेशेंट इज कंपनसेटरी स्टेज ऑफ शॉक इज ऑल एक्सेप्ट। देखिए फिर से शॉक से क्वेश्चन पूछा है कि कौन से वो रोल ऑफ नर्स है, यानी कि नर्स के कौन से वो रोल है जिससे कंपनसेटरी स्टेज के जो शॉक वाला पेशेंट है उसको ट्रीट कर सकते हैं, सभी प्रकार से एक को छोड़कर, एक्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट देखिए, मॉनिटर पेशेंट हीमोडायनेमिक स्टेटस, नेक्स्ट प्रमोट पेशेंट सेफ्टी, नेक्स्ट एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड IV फ्लूइड्स एंड मेडिकेशंस, नेक्स्ट प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन डी, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन। पेशेंट कंपनसेटरी स्टेज ऑफ शॉक के अंदर है तो आप हेल्थ एजुकेशन से ठीक नहीं कर सकते हैं, आपको क्या करना होगा, पेशेंट का जो हीमोडायनेमिक स्टेटस है वो चेक करना होगा, प्रमोट पेशेंट की सेफ्टी को प्रमोट करना होगा, और साथ में IV फ्लूइड और मेडिकेशन भी आपको पेशेंट को एडमिनिस्टर करवानी पड़ेगी, तभी जाके पेशेंट बच पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनरिजर्व्ड हाइपोवोलेमिक शॉक, यानी कि फिर से शॉक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अनरिजर्व्ड हाइपोवोलेमिक शॉक प्रोग्रेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ शॉक। अगर अपरिवर्तित हाइपोवोलेमिक शॉक अगर कंटिन्यूस प्रोग्रेसली रहता है तो कौन से टाइप का शॉक कॉज कर सकता है, कौन से टाइप के शॉक में वो कन्वर्ट हो सकता है। दोस्तों ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है एनाफाइलेक्टिक शॉक, नेक्स्ट कार्डियोजेनिक शॉक, नेक्स्ट सेप्टिक शॉक, नेक्स्ट है न्यूरोजेनिक शॉक। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी, कार्डियोजेनिक शॉक। अगर अनरिजर्व्ड हाइपोवोलेमिक शॉक की अगर प्रोग्रेस कंटिन्यूस रहती है तो वो कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैक्सीन दैट इज एडमिनिस्टर्ड आफ्टर एक्सपोजर इज, यानी यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, वो कौन सी वैक्सीन है जो एक्सपोजर के बाद में एडमिनिस्टर की जाती है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट मिजल्स, नेक्स्ट टाइफॉइड, नेक्स्ट मम्प्स, नेक्स्ट रेबीज। जो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन डी, रेबीज। वो वैक्सीन जो एक्सपोजर के बाद में एडमिनिस्टर की जाती है वो कौन सी होती है, रेबीज की वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉम्प्लिकेशन दैट आर एसोसिएटेड विथ पुअर न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन इन पोस्ट नेटल लाइफ इन ए न्यूबॉर्न इंक्लूड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, नवजात शिशु में जन्म के बाद जीवन के निर्बल पोषण यानी कि पुअर न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताओं में शामिल है, वो कॉम्प्लिकेशन आपको पूछे गए हैं। न्यूबॉर्न जो है पोस्ट नेटल लाइफ के अंदर अगर पुअर न्यूट्रिशन मिल रहा है और ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो रखी है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है स्टंटिंग, ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था एम्स में वो आंसर करना था स्टंटिंग। इसी प्रकार का क्वेश्चन एम्स में भी पूछा हुआ है। अब बठिंडा में है या फिर जो पटना है उसमें पूछा गया है, लेकिन पूछा जरूर गया। नेक्स्ट है वास्टिंग, नेक्स्ट है एडवर्स न्यूरो डेवलपमेंट आउटकम, नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव सभी है ये, स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड एडवर्स न्यूरो डेवलपमेंटल आउटकम्स। दोस्तों ये था हमारा 2021 का पेपर जो आज के इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे UPCHO का पेपर ही करेंगे, लेकिन वो कौन सा पेपर होगा, वो होगा शायद 2019 का पेपर। 2019 का पेपर हम डिस्कस
करने वाले हैं। तो कंप्लीट उस पेपर को भी देखना है और इस पेपर को भी देखना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वो भी घर बैठे अपनी तैयारी कर सके। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।